Good morning to all the Sampurna students. Our today's topic is the atmosphere of social science of class 7th, chapter number 2. Okay. Now firstly let me tell you what is atmosphere. Atmosphere is actually the blanket of air, a covering of air surrounding the earth. It's called atmosphere. So let's start reading. The blanket of air that surrounds the earth is known as the atmosphere. The atmosphere extends more than 1,000 kilometers above the earth's surface. It is held in place by the earth's force of gravity. और ये जो कवरिंग होती है अर्थ के ऊपर, जो एटमॉस्फेयर की कवरिंग है, वो ग्रेविटी से अट्रैक्टेड होकर ही अर्थ सरफेस से लगी हुई है. ठीक है. और ये अप्रॉक्सीमेटली 1,000 किलोमीटर्स होती है इसकी एक्सटेंशन. मतलब ये कितना एक्सटेंड हो सकता है? 1,000 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस ये एक्सटेंड है. कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन क्या है? Air, which makes up the atmosphere, is a mixture of several gases. Nitrogen makes up about 78% and oxygen about 21% of the total volume of the atmosphere. Carbon dioxide makes up about 0.03% and the remaining 0.97% includes other constituents such as argon, ozone and water vapor. Some dust particles are also present in the atmosphere. Although the gases present in the atmosphere are used up in certain processes, they are also released back in the atmosphere in other processes. Thus, the composition of the lower part of the atmosphere remains fairly constant. यहाँ पे सिंपली आपको कॉम्पोजिशंस बताए हुए हैं कि नाइट्रोजन 78% है एटमॉस्फेयर में, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, ऑक्सीजन 21% है टोटल जो एटमॉस्फेयर है उसमें, और जो बाकी रिमेनिंग गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स ये सब है वो 0.97% है उसमें. ठीक है. अब यहाँ पे कह रहा है जो गैसेस प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर के अंदर वो कुछ प्रोसेसेस पर बेस्ड है, उसको यूज़ किया जाता है, किसी किसी प्रोसेस में वो यूज़ होते हैं, बट कुछ उसको रिलीज करते हैं और कुछ उसको मतलब एक्सेप्ट करते हैं. तो दैट मीन्स उसकी एक्सेप्टेंस और रिलीजिंग जो है इक्वली होती है. इसलिए जो पर्टिकुलर गैसेस होते हैं कुछ प्रोसेस के लिए वो हमेशा सिमिलर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं एटमॉस्फेयर में. जैसे आप कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हो और ऑक्सीजन इनहेल करते हो, और प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं. तो इस तरीके से एटमॉस्फेयर में इन दोनों गैसेस की कॉन्स्टेंसी बनी रहती है. ठीक है. ये एक प्रोसेस है, मींस ब्रीदिंग प्रोसेस के थ्रू ये प्रोसेस हो सकता है, कांस्टेंट है गैसेस. Atmospheric nitrogen is converted into nitrogen compounds by lighting and by certain types of organisms such as nitrogen fixing bacteria, that is rhizobium, present in the soil or in the roots of some plants. Plants absorb nitrogen compounds and convert them into proteins. Animals take in proteins by eating plants or other animals. Nitrogen returns to the atmosphere when denitrifying bacteria act on animal wastes and the dead bodies of plants and animals. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि किस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल हो रही मीन्स नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लिया जा रहा है, उसके बाद उसको किसी दूसरे के थ्रू उसको रिलीज किया जा रहा है. ठीक है. इनफैक्ट अब आप ये कह सकते हो कि प्लांट्स जो होते हैं ना वो नाइट्रोजन मतलब ले लेते हैं सॉइल के थ्रू. ठीक है. सॉइल में वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के थ्रू वो नाइट्रोजन मिक्स हो जाता है सॉइल में, और उसके बाद उसी सॉइल से प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन ले लेते हैं. ठीक है. और वही प्लांट्स जो हैं जो नाइट्रोजन से फुलफिल्ड हैं वो एनिमल्स खाते हैं उसको, और फाइनली जब एनिमल डेड हो जाते हैं, जब एनिमल वेस्ट हो जाता है, एनिमल वेस्ट रेडी हो जाता है, तो वो सॉइल में वापस मिक्स अप हो जाता है. ठीक है. इस तरीके से नाइट्रोजन साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है, और जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में वो रिमेन्स कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहती है. दूसरा प्रोसेस अगर हम देखें, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप इन प्रोसेस लाइक द रेस्पिरेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड द डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स. It is replaced by the oxygen released by green plants during photosynthesis.
Similarly, the carbon dioxide used up during photosynthesis is replaced by the carbon dioxide released by the respiration of organisms, the burning of fuels, and the decay of organic matter. Thus, nature has ways of maintaining the balance of gases in the atmosphere. However, human activities are disturbing this balance by polluting the air. एयर पोल्यूट हो रहे हैं, जैसे आप प्लास्टिक से ले लो, प्लास्टिक्स में हार्मफुल गैसेस निकलती हैं जो कि एयर को पॉल्यूट करती हैं, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी सारी हैं जिसकी वजह से एयर पॉल्यूटेड हो रहा है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एयर इज नोन एज एयर पोल्यूशन। This may happen if the processes regulating the composition of air are disturbed or if harmful substances are added to the air. Substances that cause pollution are called pollutants. ये आपको पता है कि कोई भी जो substances pollution फैलाता है उसको हम pollutants बोलते हैं। In cities and industrial areas, automobiles and factories are the chief polluting agents. They emit large amount of gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, and sulfur dioxide. They also emit solid pollutants such as urban carbon particles from fuels. Some of the emitted substances such as carbon monoxide, sulfur dioxide, and compounds of poisonous metals like lead are harmful for us. Means ये सारी चीज़ें मेन सोर्स क्या है? इंडस्ट्रियल एरियाज और ऑटोमोबाइल्स, इनकी वजह से ही ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। पॉइजनस गैसेस एयर में मिक्स होती हैं और इसी को हम एयर पोल्यूशन बोलते हैं। Natural agents may also cause pollution, जैसे volcanoes, for example, release huge amounts of dust, ash, and poisonous gases into the atmosphere. तो volcanic eruption भी एक एयर पोल्यूशन का कारण है। Now the layers of atmosphere, अब हम क्या पढ़ेंगे? जो एटमॉस्फेयर है उसके कितनी लेयर्स हैं और उनके नेम्स क्या क्या हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज, the atmosphere may be divided into 5 layers. Starting from the bottom, the layers are called Troposphere, Stratosphere, Mesosphere, Thermosphere, and Exosphere. नीचे से start करते हैं from the bottom side. However, the boundaries between these layers are neither fixed nor well defined. इनकी boundaries well defined नहीं होती हैं क्योंकि हम ये fix नहीं कर सकते कि इनकी boundaries ये particular होती हैं, तो ये fix नहीं की जा सकती। ठीक है, The layers overlap, layers जो है overlap होती रहती हैं, इस वजह से well defined नहीं होती हैं, and varying thickness, और सारी layers thickness उनके different होते हैं। तो firstly we will start with troposphere from the bottom। ठीक है, यहाँ से start करेंगे। ये है आपका troposphere, माउंट एवरेस्ट वगैरह यहाँ पे ही है, इसी रीजन में मिलेगा। देन स्ट्राटोस्फीयर, देन मेसोस्फीयर, देन थर्मोस्फीयर एंड देन एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर क्या है? जहाँ सैटेलाइट्स वगैरह भेजा जाता है। ओके, now start reading troposphere. Troposphere, the lowest and the densest layer of the atmosphere, is known as the troposphere. About 3/4 of the mass of the atmosphere is contained within this layer. मतलब एटमॉस्फेयर का 3/4 मास जो है वो वेट जो है कहते हैं वो किस में है? ट्रोपोस्फियर में है। The extent of this layer is about 18 kilometers above the equator. इक्वेटर के 18 किलोमीटर above तक है इसका एक्सटेंशन, but only about 8 kilometers above the poles. But इसका एक्सटेंशन जो है पोल्स के पास कितना है? Only 8 kilometers है। ठीक है, इक्वेटर के पास मतलब मिडिल में, अर्थ के मिडिल में ये 18 किलोमीटर्स हैं इक्वेटर के अबाव, और नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे ये 8 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड है सर। द ट्रोपोस्फियर acts like a blanket. It prevents days from becoming very hot and nights from becoming very cold. ट्रोपोस्फियर ही हेल्प करता है कि रातें ज़्यादा ठंडी ना हो और दिन ज़्यादा गर्म ना हो। Within the troposphere, the temperature decreases as we move up. Most of the water vapor, clouds and dust particles of the atmosphere are found in this layer. इसीलिए इसका मास ज़्यादा होता है क्योंकि मेजर पार्ट जो है जैसे वाटर वेपर, क्लाउड्स, डस्ट पार्टिकल्स और ये जो एटमॉस्फेयर का ये पार्ट है जैसे कि ट्रोपोस्फियर, उसमें ये ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसी लेयर में होते हैं। The troposphere gets its name from the Greek word tropos, which means turning. This is because all the weather changes that we experience take place in the troposphere. कोई भी जो weather changes होते हैं, जो भी आप weather changes देखते हो, गर्मी है, सर्दी लग रही है, ठंड है, जो भी है, वो आपको ट्रोपोस्फियर में मिलेगी। इसीलिए इसका नाम ट्रोपोस्फियर पड़ा है क्योंकि टर्निंग मीन्स
मतलब वेदर चेंजेस हो रहे हैं ना, तो इसलिए इसको ट्रोपोस्फियर नाम दिया। ट्रोपोस मीन्स टर्निंग। द अपर लिमिट ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज मार्क्ड बाय द ट्रोपोपॉज where the general decrease in temperature with altitude stops। और क्या है यहाँ पे, ये जो अपर लिमिट है ट्रोपोस्फियर का, इसको ट्रोपोपॉज कहा गया है। दिस पार्ट मीन्स ये पार्ट आपका जो अपर लिमिट है इसका, इसको ट्रोपोपॉज कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है कि इक्वेटर के पास ये 18 किलोमीटर्स तक है और पोल्स के पास ये 8 किलोमीटर्स तक ही शो किया हुआ है एक्सटेंशन इसका। फिर क्या होता है, इसलिए इसका अपर लिमिट जो है वो ट्रोपोपॉज है। और इसके जो टेम्परेचर है ये वेयर द जनरल डिक्रीज इन टेम्परेचर विद एल्टीट्यूड स्टॉप्स। और एल्टीट्यूड मतलब हाइट के साथ देखा जाए तो टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, अगर हम एल्टीट्यूड की ओर जाए मतलब हाइट की ओर जाए तो क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ओके, नाउ स्ट्राटोस्फियर, द सेकेंड लेयर इज stratosphere. The stratosphere lies above the troposphere and extends up to about 50 किलोमीटर above the earth surface। ये अर्थ सरफेस है तो ये कितना 50 किलोमीटर above जा रहा है। ठीक है, अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर above एक्सटेंड हो रहा है। A part of the stratosphere is known as the ozonosphere। और ये जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर का कुछ पार्ट है जिसको हम ओजोनोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, ओजोनोस्फीयर। ओके, ओजोनोस्फीयर बोलते हैं। एज इट हैज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में ओजोन पार्ट होता है, ओजोन होता है। और ये ओजोन इसलिए यहाँ पे ओजोनोस्फीयर कहा गया है क्योंकि इस पार्ट में ओजोन सबसे ज्यादा होता है स्ट्रेटोस्फीयर के। सो ओजोन प्रोटेक्ट्स अस by absorbing the harmful ultraviolet rays of the sun. The ozonosphere becomes quite warm by absorbing these rays। ओजोनोस्फीयर इसीलिए हीट हो मतलब काफ़ी ज़्यादा हॉट हो जाता है क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रही होती हैं वो ओजोन ही होता है जो कि अर्थ तक नहीं पहुंचने देता। ओजोन लेयर जो है वो अर्थ तक अल्ट्रावायलेट रेज जो कि हार्मफुल है उन्हें नहीं पहुंचने देता, इसलिए वो हीट एब्जॉर्ब करता है। दैट्स वाई वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। ठीक है, नाउ मेसोस्फीयर, द थर्ड लेयर इज मेसोस्फीयर। द मेसोस्फीयर लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, लाइन से चल रहे हैं ना, ट्रोपोस्फीयर, देन ट्रोपोपॉज, देन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोनोस्फीयर होता है। स्ट्रेटोस्फीयर के बाद आता है मेसोस्फीयर। The mesosphere lies above the stratosphere. It extends about 80 kilometers above the Earth's surface। ये आपका स्ट्रेटोस्फीयर 50 किलोमीटर above the Earth's surface था, बट मेसोस्फीयर आपका 80 किलोमीटर above the Earth's surface है। In this layer, the temperature decreases with altitude and falls as low as -85 degrees centigrade। Meteors entering the atmosphere usually burn up in the mesosphere। अर्थ एटमॉस्फेयर में एंटर अगर कोई मीटियोर कर जाता है तो इस जगह पे अगर मीटियोर एंटर कर गया तो यहाँ पे ये बर्न हो जाता है। ठीक है, तो मेसोस्फीयर जो है आपका काफ़ी कूल होता है। कूल है मतलब क्योंकि एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग, मतलब अगर हाइट हम धीरे धीरे हाइट बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, इस एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है और मेसोस्फीयर तक -85 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ओके, now thermosphere, now next layer is thermosphere। Above the mesosphere lies the thermosphere which extends to the height of about 450 kilometers above the earth's surface। Okay, the temperature rises rapidly with altitude in this layer। लेकिन thermosphere, thermo means temperature, यहाँ पे ये टेम्परेचर का ही स्फीयर है, थर्मोस्फीयर है। दैट मीन्स यहाँ पे एल्टीट्यूड, यहाँ जो अगर हाइट तक जाते हैं तो ये हाइट तक जाते जाते यहाँ पे टेम्परेचर राइज होता चला जाता है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर। ठीक है, यहाँ पे एक लेयर है आयनोस्फीयर की। नाउ लेट्स रीड अबाउट एक्सोस्फीयर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फीयर इज कॉल्ड द एक्सोस्फीयर। द अपर रीचेस ऑफ दिस लेयर मर्ज विद द आउटर स्पेस। क्योंकि इसका बाउंड्री कुछ नहीं है, क्योंकि ये मर्ज हो गया है किसके साथ, आउटर स्पेस के साथ। स्पेस में मिक्सअप हो गई है इसकी ऊपर की बाउंड्री। सो द अपर रीचेस of this layer merge with outer space। the temperature in the exosphere is very high। और यहाँ का टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। ओके,
There is a layer in the atmosphere in which the molecules of the atmospheric gases are broken into charged particles called ions. अब एक लेयर है जहाँ पे आयंस जो हैं फॉर्म होते हैं, बहुत चार्ज पार्टिकल्स कहे जाते हैं, उनको हम आयंस बोलते हैं। जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। वो ब्रेकेज होती है जब मॉलिक्यूल्स की, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, चार्ज्ड पार्टिकल्स, और उन चार्ज पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, आयंस। सो दिस लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फीयर. It reflects or sends back radio waves towards the earth and thus helps in radio transmission. The ionosphere starts at about 50 kilometers and extends up to about 1 kilometer above the earth's surface. Sorry, 1000 kilometer above the earth's surface. Means ये आपका पूरा आयनोस्फीयर है। एग्जैक्टली हम एक्सोस्फीयर में कहेंगे आयनोस्फीयर, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, ये जो रेडियो वेव्स आती हैं अर्थ सरफेस से, इसको ये रिफ्लेक्ट करके वापस अर्थ सरफेस तक भेजता है, ठीक है। और इसलिए हम इसको आयनोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि इसके जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं आयंस पर ही बेस्ड इसको नाम मिला है आयनोस्फीयर, इसलिए को, ठीक है। नाउ वेदर एंड क्लाइमेट. The term weather means the state of the atmosphere at a particular place at a particular time. It includes information on weather elements such as temperature, air pressure, winds, humidity, cloud cover, and rainfall. We usually get information about the weather from weather reports and forecasts published in newspapers or broadcast over radio and television. Weather forecasts are particularly helpful as they warn us in advance about approaching storms and heavy rains. This enables us to take precautions. The climate of a place is the average weather of a place. In other words, the climate is the regular pattern of the weather conditions at a place over a period of time. Okay, now this is the difference between weather and climate. वेदर क्या होता है, एक्चुअली वेदर जो है एक स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर है, पर्टिकुलर प्लेस पर्टिकुलर टाइम का, ठीक है। एक कौन सा वेदर है, कौन सा एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे क्या एटमॉस्फेयर की कंडीशन है एक पर्टिकुलर प्लेस की। बट क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट वहाँ का मौसम जो हम कहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम का, पर्टिकुलर प्लेस का कुछ टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए जो चेंजेस आते हैं वेदर में, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट इज द रेगुलर पैटर्न ऑफ वेदर. जो वेदर है उसमें कुछ जो चेंजेस आते हैं कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है। इन दिस वे यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट. नाउ एयर टेम्परेचर. The sun is the chief source of heat and light for the earth. It radiates or sends out energy in all directions. अब सन क्या है, सन एक बेटर मीन्स चीफ सोर्स है हीट और लाइट का, और ये क्या रेडिएट करता है, एनर्जी रेडिएट करता है सारे डायरेक्शंस में. Being far away from the sun, the earth receives only a very small fraction of this energy. और अर्थ काफ़ी ज़्यादा दूर है सन से, इसलिए कुछ फ्रैक्शन खाली रिसीव करता है ऐसी एनर्जी का. The solar energy received by the earth is called incoming solar radiations, और इसको हम सोलर रेडिएशन या इंसोलेशन भी कहते हैं. The energy that reaches the earth passes through the atmosphere before reaching the earth's surface. और क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेयर है ये बीच में एक पार्टीशन बना देता है, मीन्स क्या करता है, एक ब्लॉकेज करता है पहले, जो कि अर्थ तक कोई सनरेज पहुंचने से पहले, मीन्स पहले एटमॉस्फेयर उसको हैंडल करता है, क्योंकि वो आउटर कवरिंग है अर्थ की. तो सन से अगर अर्थ सरफेस तक आते हैं तो वो एटमॉस्फेयर से होते हुए आते हैं, क्योंकि पहली कवरिंग अर्थ की एटमॉस्फेयर है, और एटमॉस्फेयर से होते हुए ही अर्थ सरफेस तक रेज पहुंचती हैं. बट इट हीट्स अप द एटमॉस्फेयर ओनली स्लाइटली. लेकिन ये अर्थ जो एटमॉस्फेयर है उसको थोड़ा ही हीट कर पाती हैं. द अर्थ सरफेस हाउएवर गेट्स हीटेड ऑन एब्जॉर्बिंग दिस एनर्जी. और अर्थ सरफेस ज़्यादा हीट हो जाता है इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, बट अर्थ जो है जब रेज को रिसीव करता है तो काफ़ी सारी एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा हीटेड हो जाता है. द हीटेड सरफेस देन स्टार्ट्स रेडिएटिंग हीट, और इस तरीके से ही वो अर्थ सरफेस जो है
हीट रेडिएट करना शुरू हो जाता है। द एयर अराउंड अस इज हीटेड बाय दिस रेडिएशन, और इसी की वजह से जो एयर है हमारे चारों ओर वो पूरी तरह से हीट हो जाती है, हॉट हो जाती है पूरी। वी यूज स्पेशल थर्मोमीटर्स टू मेजर एयर टेम्परेचर। The scale most commonly used to measure air temperature is the Celsius scale, named after its inventor Anders Celsius. It is also called the centigrade scale. The unit is written as degrees centigrade. ये जो सर्कल बना होता है इसको डिग्रीज बोलते हैं, और ये C for centigrade. On this scale, the freezing point of water is taken as 0 degrees, while its boiling point is taken as 100 डिग्रीज। ये आप सभी जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्रीज होता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और जो बर्फ होती है, जो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो हमें सेल्सियस स्केल पर मेजर करना होता है थर्मोमीटर्स के थ्रू। टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, स्पेशल थर्मोमीटर्स हैं ये, जो कि हम किसकी स्केल से, सेल्सियस स्केल से मेजर करते हैं, और इसके इन्वेंटर थे एंडर्स सेल्सियस। ठीक है, उन्हीं के नाम से सेल्सियस स्केल बना है। ठीक है, द हीटिंग ऑफ द एटमोस्फियर हैज इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, द वार्म एयर नियर द अर्थ सर्फेस एक्सपैंड्स, becomes lighter and rises. As it rises, it gradually gets cooled. The cool air, being heavy, sinks down. Thus, as warm air rises from the surface, cool air from above comes down to replace it. This results in a cyclic movement of air near the earth's surface. मीन्स यहाँ पे क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया कि जो हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या होता है एक्चुअली, वार्म एयर जो अर्थ सरफेस के पास है वो एक्सपैंड हो जाती है। अब वार्म एयर, इसका मतलब वार्म एयर का एक फीचर है कि वो लाइटर हो जाता है और ऊपर चला जाता है, उड़ने लगता है। तो वार्म एयर जो है लाइटर हो जाती हैं और राइज हो जाती हैं, और जब वो राइज होती हैं देन अगेन वो कूल हो जाती हैं ऊपर जाने पर, और क्या होता है, कूल एयर वापस सिंक डाउन होता है, और इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो वो सरफेस जब वार्म एयर राइज हो गई तो सरफेस को कूल कर देगी और एयर बिकम्स कूल लाइक दिस। ये साइक्लिक मूवमेंट ऑफ एयर नियर द अर्थ सरफेस, दिस इज द प्रोसेस। हीटेड लैंड सरफेस, ये लैंड सरफेस हीट हो गया है, यहाँ से ये वार्म एयर है, लाइट हो चुकी है, ये अप जा रही है, ऊपर जा रही है, अगेन यहाँ पे ये कूल हो रही है, कूल होके ये कूल एयर वापस सिंक डाउन हो रही है। इसी तरह से ये साइकिल चलती रहती है कंटिन्यू। ओके, नाउ वेरिएशंस इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशंस कैसे होते हैं, मतलब चेंजेस। द टेम्परेचर एट अ पर्टिकुलर प्लेस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट. It varies with the time of the day and the time of the year. You have learnt in the previous class that this is because of variations in inclination of the sun's rays and the duration of the sunlight. Okay, now let's understand this process. Actually temperature क्यों change होता है, तो टेम्परेचर जो है किसी पर्टिकुलर प्लेस का कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता, कभी एक जैसा नहीं होता है। ये जो है जगह, टाइम, दिन या साल के हिसाब से चेंज होता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी तो इस साल भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े, तो टेम्परेचर डिफर करता रहता है। मीन्स अगले साल, अगले महीने या अगले टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि सेम टेम्परेचर ही रहे। हो सकता है अभी बारिश हो जाए, आपका टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाए, ठंड होने लग जाए, तो इस तरीके से टेम्परेचर वैरी करता रहता है, चेंजेस आते रहते हैं। और जैसे कि हमने पहले वाले क्लास में ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, इस टाइप का कुछ एक्सप्लेनेशन पढ़ा हुआ है कि इसी वेरिएशन की वजह से जो टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहे हैं, सनरेज इंक्लिनेशन जो है चेंज होते रहते हैं। क्यों, इसीलिए वो चेंज होते रहते हैं, बिकॉज ऑफ वेरिएशंस इन इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज, क्योंकि सन का जो रेज आ रहे हैं वो इंक्लिनेट होता रहता है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं उसमें भी, कहीं हॉरिजॉन्टली पड़ रहा है, कहीं वर्टिकली, तो इस तरीके से टेम्परेचर चेंज होता रहता है। और सनलाइट की ड्यूरेशन पे भी इफेक्ट पड़ता है, मतलब टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है, सनलाइट कितनी देर तक कहीं पड़ रही हो। द मैक्सिमम एंड द मिनिमम टेम्परेचर्स रिकॉर्डेड एट अ प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द मीन और एवरेज टेम्परेचर फॉर दैट डे। मीन्स ये तरीका होता है जो
एक पर्टिकुलर दिन है उसका जो मिनिमम टेम्परेचर है उस दिन का और जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उस दिन का, उसको हम उसका एवरेज निकालते हैं। उन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर्स का फर्स्ट डे में एवरेज निकालते हैं ताकि हमें पर्टिकुलर डे का टेम्परेचर एग्जैक्टली पता चल जाए। एग्जाम्पल देख लीजिए। For example, suppose the maximum and minimum temperatures at a place on a certain day are 36 degrees centigrade and 24 degrees centigrade. Divide the sum of these two temperatures by 2. ये average निकल गया. The result is 30 degrees centigrade. Okay. So which is the mean temperature of the place on that day? Particular day को कितना temperature माना जाएगा? Mean temperature 30 degrees centigrade. इसी तरीके से average temperature निकाल के हम particular day का एक एवरेज टेम्परेचर निकालते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि उस दिन का टेम्परेचर अबाउट कितने अप्रॉक्स था। नाउ सिमिलरली वन में कैलकुलेट द मीन मंथली एंड मीन एनुअल टेम्परेचर्स। और इसी तरह से महीने का जो सबसे ठंडा दिन रहता है और महीने का जो सबसे गर्म दिन रहता है उन दोनों को अगर ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे देन वी विल गेट द मीन टेम्परेचर ऑफ द पर्टिकुलर मंथ। डे का निकाला, मंथ का निकाल सकते हैं, ईयर का भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। Okay. Now the difference between the maximum and minimum temperature gives the range of temperature. In the case mentioned above, the range of temperature for the day, that is the diurnal range of temperature, is 36 degrees centigrade minus 24 degrees centigrade is equal to 12 degrees centigrade. The difference between the mean temperatures of the hottest and the coldest months of a year is called the annual range of the temperature. ठीक है। डायरनल रेंज अगर एक दिन का हो रहा है, उन दोनों के डिफरेंसेस को, जो मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है, अगर उन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो वो डायरनल रेंज मतलब दिन का एक रेंज ऑफ टेम्परेचर बता रहा है कि क्या डिफरेंस है उन दोनों में। और अगर हम महीनों का देखेंगे कि जो सबसे हॉटेस्ट मंथ था और जो सबसे कोल्डेस्ट मंथ था उनके डिफरेंसेस देखेंगे तो दैट विल बी क्योंकि वो साल की बात हो गई, पूरे महीनों की बात करें तो दैट मीन्स वो कंप्लीट ईयर की बात हो रही है कि इस जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड थी, कोल्डेस्ट मंथ हो गया, और जून हॉटेस्ट मंथ हो गया, तो ये टोटल जनवरी से दिसंबर तक की बात हो गई ना। तो इन दिस वे आप एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर फाइंड कर सकते हो। टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। टेम्परेचर हर जगह का अलग अलग होता है ड्यू टू वेरिएशन इन लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये सारी चीज़ें एक कह सकते हैं रीज़न है टेम्परेचर चेंज होने का प्लेस टू प्लेस, क्योंकि लैटिट्यूड चेंज होगा तो भी टेम्परेचर चेंज होगा, एल्टीट्यूड डिफरेंस आएगा तो भी टेम्परेचर चेंज होगा, और अगर जो सी से डिफरेंसेस है, डिस्टेंसेस हैं, वो भी अगर डिफरेंट है तो दैट मीन्स टेम्परेचर फिर भी चेंज होगा। क्यों? हम ये 3 पॉइंट्स में समझ जाएंगे इस चीज़ को। द हायर द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस द लोअर इज इट्स टेम्परेचर। अगर लैटिट्यूड हाई है तो टेम्परेचर लो रहेगा, एल्टीट्यूड हाई है तो भी टेम्परेचर लो रहेगा, और अगर सी से जगह की डिस्टेंस ज़्यादा है, सी से दूर है कोई जगह, तो उसकी टेम्परेचर भी हाई रहेगी। दोनों टाइम, बोथ डायरनल एंड एनुअल, मतलब पूरे साल तक का टेम्परेचर हाई रहेगा। इन दोनों कंडीशंस में तो टेम्परेचर कम होते हैं, बट अगर सी से दूर है कोई जगह तो वो उसका टेम्परेचर हाई रहता है। ठीक है। नाउ ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। यू नो दैट सोलर एनर्जी हीट्स अप द अर्थ सर्फेस। सोलर एनर्जी, सोलर मीन्स सन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सोलर कहलाती हैं। तो सन की एनर्जी जो है अर्थ सर्फेस को हीट करती है, और अगर ये एक बार हीट हो गई, जो अर्थ सर्फेस है वो हीट हो गया, इट रेडिएट्स हीट। ये मैंने अभी पढ़ा भी था कि जब अर्थ सरफेस जब गर्म हो जाता है तो वो हीट रेडिएट करता है। मच ऑफ दिस रेडिएटेड हीट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, और ये मैक्सिमम हीट जो है अर्थ की ओर आती है, मेनली बाय द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। और किसके थ्रू? कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू हीट ज़्यादा अंदर आती है। एज अ रिजल्ट द हीट गेट्स ट्रैप्ड, और हीट जो है ट्रैप्ड हो जाती है। दिस इफेक्ट इज सिमिलर टू द हीटिंग ऑफ अ ग्रीन हाउस, और इसीलिए इसको हम सिमिलरली कह सकते हैं कि किस तरीके से ग्रीन हाउस हीट होता है। हेंस इट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसीलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू लाए हुए हीट के कारण ही होता है।
Without this trapping of heat, the earth would have been so cold at night that we could not have survived on it. और अगर ये ट्रैपिंग ऑफ हीट ना हो तो क्या होगा, रातें इतनी ज़्यादा ठंडी रहेंगी कि हम शायद सरवाइव भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये हीट ट्रैप होना ज़रूरी है। ठीक है। You know that green plants absorb carbon dioxide and release oxygen during photosynthesis. However, as the human population is growing, we are cutting down trees, more and more trees for wood. We are clearing forests to use the land for buildings and agriculture. Our factories and vehicles are emitting more carbon dioxide than even before. In other words, we are increasing the emission of carbon dioxide but reducing the number of trees. और नंबर ऑफ ट्रीज रिड्यूस होंगे, दैट मीन्स ऑक्सीजन भी कम होगा एटमॉस्फेयर में. दिस इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. एज अ रिजल्ट द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. और इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता जाएगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, ट्रैपिंग ऑफ हीट ज़्यादा होगी और हीट ज़्यादा ट्रैप्ड होगा तो गर्मी भी ज़्यादा होगी, causing global temperatures to rise. और इस वजह से टेम्परेचर राइज हो जाता है. दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. It is feared that continued global warming may cause much of the polar ice to melt. और ये इस चीज़ का डर है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर इसी तरह बढ़ती चली गई तो जो पोल्स पे आइस हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएंगी. If that happens, the water level of the oceans will rise and may island and coastal areas will get submerged. और अगर ये आइस पिघल गई तो ओशंस में बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा, वाटर लेवल हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से जो कोस्टल एरियाज हैं, जो समुद्रों के किनारे किनारे बसे हुए एरियाज हैं और जो आइलैंड्स हैं वो सारे सबमर्ज्ड हो जाएंगे, वो सारे समुद्र के अंदर डूब जाएंगे, ओशंस में, महासागर में डूब जाएंगे. ओके, नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड्स. Now let's discuss about atmospheric pressure and winds. Like all things around us, air has weight. We know air has weight. Although air weighs very little, the weight of all the air in the atmosphere is huge. अगर हम पूरे एयर को, मतलब जितने भी एयर हैं, जो सारे एयर को अगर हम मिला लेंगे तो उस एटमॉस्फेयर का वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सारे गैसेस को मिला लेंगे तो this huge weight pushes down on the earth's surface, but fortunately it is spread over a large area. और ये जो प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो मिल रहा है अर्थ सरफेस पे चारों ओर फैल रहा है, इस वजह से प्रेशर एक जगह नहीं हो रहा और वो स्प्रेड हो जा रहा है वो प्रेशर. द वेट ऑफ द एटमॉस्फेयर पुशिंग डाउन on a unit area on the earth surface is called atmospheric pressure. और एक पर्टिकुलर अर्थ सरफेस पे अगर एक यूनिट एरिया ले, अगर उस जगह पे जो पुशिंग हो रही है एटमॉस्फेयर के वेट की वजह से, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. एक यूनिट एरिया में अगर वेट के प्रेशर पड़ रहा है, एटमॉस्फेयर के वेट का प्रेशर पड़ रहा है, तो उस एरिया को हम, उस पर्टिकुलर प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर. और बैरोमीटर की हेल्प से, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसकी वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं. अ सिंपल बैरोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मर्करी फिल्ड ग्लास ट्यूब इन्वर्टेड ओवर अ कप ऑफ मर्करी. मीन्स मर्करी लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे ना, तो जो टेस्ट ट्यूब है, वो जो ग्लास ट्यूब है सॉरी, वो मर्करी से फिल होता है और जो कप होता है, कप में भी मर्करी होती है, जो कप है वो मर्करी से फिल्ड होता है. द प्रेशर ऑफ air on the mercury in the cup pushes up the mercury in the tube. अगर कप के मरकरी पे प्रेशर पड़ा तो वो जो ट्यूब के अंदर जो मरकरी है वो उसका लेवल ऊपर जाने लग जाएगा. ठीक है. द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द हाइट ऑफ द मरकरी कॉलम. और ये मेजरमेंट मरकरी कॉलम के लेवल हाई होने से मेजर किया जाता है. एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अबाउट 1 kg per square centimeter. This pressure supports a column of mercury 760 millimeter high. The atmosphere is densest near the earth surface. जो अर्थ सरफेस है उसके पास वाला जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो dense है. As one climbs higher, the air becomes less dense and exerts lesser pressure. Therefore, atmospheric pressure decreases
विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। और इससे पता चल रहा है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एयर प्रेशर सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, क्योंकि जो है वो जो एयर है वो डेंस होती जाती है एटमॉस्फेयर में अगर हम एल्टीट्यूड में हाई जाते जाएं। द सिंपल मर्करी बैरोमीटर इज लार्ज एंड नॉट वेरी पोर्टेबल। इसको ये पोर्टेबल नहीं होता है क्योंकि काफ़ी बड़ा होता है। द एनरॉयड बैरोमीटर इज मोर कॉमनली यूज्ड। इट डज नॉट यूज एनी लिक्विड एंड इज देयरफॉर ईजियर टू हैंडल। ओके, ये आपको पिक्चर बनी हुई है, ये कप में मरकरी है और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डाउन जा रहा है और इसलिए ट्यूब के मरकरी का लेवल बढ़ते जा रहा है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर शो करता है। दूसरा ये एनरॉयड बैरोमीटर की पिक्चर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दिस टाइप ऑफ बैरोमीटर हैज अ पार्शियली इवैक्यूएटेड मेटल बॉक्स। दिस इज पार्शियली इवैक्यूएटेड मेटल बॉक्स है ये, ठीक है, विच एक्सपैंड्स व्हेन द प्रेशर इज लो। प्रेशर अगर लो रहता है तो ये एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है तो ये आराम से एक्सपैंड हो जाता है, और कंप्रेस हो जाता है जब प्रेशर हाई होता है। द बॉक्स इज कनेक्टेड टू अ पॉइंटर दैट मूव्स ओवर अ स्केल टू इंडिकेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका सिस्टम बना हुआ है। बॉक्स किससे कनेक्टेड है, एक पॉइंटर से कनेक्टेड है ये, और ये जो है स्केल जो भी मूव करता रहता है तो ये उस पर जो पॉइंटर है ये आपको स्पेसिफिकली स्केल पर इंडिकेट कर देता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्चुअली कितना है पर्टिकुलर जगह का। ओके, so that's all for today. Just go through the chapter again. We will continue with the chapter in the next video. Thanks for listening.